सो बच्चों, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ क्यूआईटी क्लासेस। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ एक नया और अमेजिंग सा वीडियो लेकर के। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल के बारे में, और इसके कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे और बहुत सारे सब टॉपिक्स अंदर रिलेटेड हैं। वो सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और जिसने भी ज्वाइन कर रखा है वो बता दो क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है या फिर नहीं। ठीक है, ये चीज आप लोग बता दीजिएगा। चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या होता है बेटा, जब भी लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है, ठीक है, मान लो ये एक मीडियम है, ये मीडियम डेंसर है और ये मीडियम ऊपर वाला रेयरर है। बीच में क्या होता है, एक नॉर्मल होता है। बीच में क्या होता है बेटा, एक नॉर्मल होता है। अगर लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है तो क्या होता है बेटा, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है लाइट बेंड कहाँ हो जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब मैंने क्या किया, ये एंगल और बढ़ाया, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मैंने क्या किया बेटा, एंगल और बढ़ाया। जब एंगल और बढ़ाऊंगा, जितना ज्यादा बढ़ाऊंगा क्या उतना ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होती रहेगी, क्या उतना ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होता रहेगा। बोलो 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 बच्चों। अगर मैंने इसको और बढ़ाया मान लो, ठीक है, और बढ़ाऊंगा तो और ज्यादा मुड़ेगी, और बढ़ाऊंगा तो बेटा क्या होगी, और बेंड होगी। अब ये बेंड होते होते एक टाइम क्या आएगा, इसके ऊपर ही आ जाएगी। इसके ऊपर आने का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जो आर की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी बेटा, 90 डिग्री। और जब आर की वैल्यू 90 डिग्री होती है उस टाइम जो आई होता है, उस आई को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल, और ये जो इंसिडेंट हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इमरजेंस। क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेजिंग इमरजेंस। ये जो हो रहा है ना, ये जो ऐसे जा रही है, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस। मतलब सरफेस को टच करते हुए लाइट जा रही है। ग्रेज करना क्या होता है, सरफेस को टच करते हुए जाना, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इमरजेंस। अब ये होता क्यों है, जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उसी को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्रिटिकल एंगल, उसी पॉइंट को बोलते हैं। अब क्या करूं मैं, इसको और अगर बढ़ा दूं, अगर इसी एंगल को और ज्यादा बढ़ा दूं, ठीक है, अभी तक इतना बढ़ाया, ठीक है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा अगर मैं बढ़ा के कर दूं तो क्या होगा बेटा, तो रिफ्रैक्शन होना बंद हो जाएगा, और रिफ्रैक्शन की जगह क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। और ज्यादा बेंड होगी तो रिफ्लेक्शन की जगह क्या होना शुरू हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा। और इस वाले रिफ्लेक्शन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्लेक्शन, देखो क्या हो रहा है, एंगल बढ़ाया और ज्यादा ये दूर हुई, अवे फ्रॉम नॉर्मल। एक टाइम ऐसा आया, ये जो सरफेस है इस पे टच हो गई, मतलब जो आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। अब और बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। रिफ्लेक्शन की जगह क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ पर दे रखा है, इस वाले फिनोमेना को क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इमरजेंस। और ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और बढ़ाया तो क्या हो गया बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसमें क्या होता है, जो एंगल आई होता है वो बराबर हो जाता है एंगल आर के। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होना शुरू हो जाता है। क्या होता है बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होना यहाँ पर शुरू हो जाता है। यहाँ से जो आई बनेगा उतना ही क्या होगा, आई के बराबर होगा। और ये कब होता है, देखो रिफ्लेक्शन कब होता है, जब क्रिटिकल एंगल क्या हो बेटा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो, क्रिटिकल एंगल से छोटा हो। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो बेटा, क्रिटिकल एंगल से छोटा हो, तब ये होता है। अब ये कब होता है, ग्रेजिंग इमरजेंस, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए। तीन चीजें याद रखनी है। क्या ये तीनों चीजें आपकी समझ में आई? अगर समझ में आई तो जल्दी से कमेंट में थम्स अप कर दीजिए, और नहीं समझ में आया तो रिपीट लिख दीजिए, मैं दोबारा समझाने के लिए आपको तैयार हूँ। ठीक है, समझाने के लिए आया हूँ, दोबारा समझा दूंगा बेटा अगर ना समझ में आया हो तो। ठीक है, आप दोबारा लिख सकते हो, रिपीट सर, तो मैं समझा दूंगा दोबारा से। ठीक है, स्क्रीन आपको दिख रही होगी क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ये क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे बेटा, क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्रिटिकल एंगल निकालते कैसे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सा टॉपिक है, कैसे निकालते क्रिटिकल एंगल वो सीखते हैं। चलो, अब क्रिटिकल एंगल बनता कब है हमें पता है, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए बेटा, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। जब एंगल, जैसे ये गई लाइट, अब जब ये 90 डिग्री हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तब जाके जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा इसी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। मान लेते हैं ये जो इसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो μ1 है, और इसका क्या है, μ2 है। और आपको पता है ये डेंसर मीडियम है, और ये क्या है बेटा, रेयरर मीडियम है। ये क्या है, डेंसर मीडियम है, और दूसरा वाला क्या है, रेयरर मीडियम है। बोलो बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। अब देखिएगा, ये रेयरर है, ये क्या है, डेंसर मीडियम है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, अब मुझे अगर निकालना है तो हमें वापस से स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। स्नेल्स लॉ मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ये वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1,
और ये क्या साइन आई, साइन आई की जगह क्या एक क्रिटिकल एंगल है साइन सी लिख दूंगा, और दूसरी चीज क्या है म्यू टू, और यहाँ पे साइन आर की जगह साइन 90 लिख सकता हूँ, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो क्या हो जाएगा म्यू 1 साइन सी इज इक्वल टू म्यू 2, क्या हो जाएगा म्यू 1 साइन सी इज इक्वल टू म्यू 2। आवाज मेरी क्लियर आ रही है बेटा, एक बार बता देना। तो साइन सी की जो वैल्यू आ जाएगी, जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी म्यू 2 अपॉन म्यू 1। अब ये याद रखना, नीचे कौन सा वाला है, डेंसर वाला, ऊपर कौन सा रहना चाहिए, रेयरर वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, नीचे किसका होना चाहिए, डेंसर का। डेंसर का ज्यादा होता है, रेयरर का कम होता है, तो ज्यादा वाले को नीचे रखो, कम वाले को ऊपर रखो। ज्यादा वाले को कहाँ रखो बेटा, नीचे रखो, और कम वाले को ऊपर रखो। ये तरीका होता है आपका क्रिटिकल एंगल निकालने का। ये फॉर्मूला किसका है बेटा, क्रिटिकल एंगल निकालने का। क्या क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं और क्या होता है, समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया तो थम्स अप, नहीं समझ में आया तो बता देना। और जिसने ये लेक्चर मतलब पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, वो डायरेक्ट बेटा इस लेक्चर को ज्वाइन मत करो, क्योंकि क्या होता है समझ में चीजें नहीं आएंगी। पहले बैकलॉग क्लियर कर लीजिए, फिर इस लेक्चर को ज्वाइन करिए, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। 1-2 दिन में बैकलॉग पूरा कर लो, 5 लेक्चर मैंने पढ़ा है, 5 के 5 पूरे कर लो, फिर इस पर वापस से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब देखिए इतनी बातें अगर आपको समझ में आई, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अब देखो जब क्या होता है, TIR के लिए कंडीशंस क्या क्या चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या क्या चाहिए, लाइट कहाँ से, डेंसर से रेयरर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, डेंसर से रेयरर। अगर रेयरर से डेंसर हो रहा है तो क्या होगा, नहीं हो पाएगा ये चीजें। पानी सर, पानी की बोतल दीजिए मुझे। अगर डेंसर से रेयरर में हो रहा होगा तो ये चीजें नहीं हो पाएंगी, तो ये चीजें क्या होंगी बेटा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो टूवर्ड्स द नॉर्मल होता है ना। जब भी रेयरर से डेंसर में जाएगा टूवर्ड नॉर्मल, तो क्या होगा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। द एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा करोगे तभी तो होगा। जब भी आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को, ये मैंने बताया था ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब देखिएगा, ये तो मैंने आपको निकालना सिखा दिया, ये तो आपको मैंने निकालना सिखा दिया। अब पहला सवाल आपके सामने, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे पहला सवाल दिख रहा होगा। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो अलग मजा आएगा। अगर खुद से आप सॉल्व करते हैं तो आपको अलग ही मजा आएगा, अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो वो मजा खत्म हो जाएगा। तो एक बार ट्राई करो पॉज करके, अगर सॉल्व हो जा रहा है तो अच्छी बात है, वरना मैं तो हूँ ही सॉल्व करने के लिए, वरना मैं तो बेटा हूँ ही सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कैमरे का पोजीशनिंग सही नहीं लग रही थी, चलो ठीक है, एडजस्ट कर लोगे उतना तो आप लोग, उतना तो बॉदर नहीं कर रहा होगा कैमरे की पोजीशन, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, अब क्या होता है बेटा, अगर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल आपको निकालना है फ्रॉम एन इंटरफेस। एयर है, एयर और ग्लास है, मतलब जो म्यू1 है वो क्या है, ग्लास है, ग्लास मतलब 1.5 है, और म्यू2 क्या है बेटा, एयर है मतलब 1 है। और हमारा साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है, बड़े वाले को नीचे रखते हैं म्यू2, बड़े वाले को नीचे मतलब 1.5 को नीचे रखेंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 5 2 10 5 3 15, तो साइन सी इज इक्वल टू 2/3। अब इसको अगर मैं सी की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2/3, और साइन इनवर्स 2/3 की वैल्यू लगभग 42 डिग्री के बराबर होती है। याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में दिया रहेगा। लगभग किसके बराबर होती है बेटा, 42 डिग्री के बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा, 42 डिग्री के बराबर। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, क्रिटिकल एंगल 42, या फिर ये ऑप्शन में होगा तो ये भी टिक लगा के आप आ सकते हो, दोनों चीजें सही है, दोनों चीजें क्या बेटा सेम है। अब देखिएगा, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, वापस से बार बार नोट में दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। अब हम क्योंकि करने वाले हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले खतरनाक। खतरनाक में कैसे सवाल है, देखो ये सवाल ही गलत बना हुआ है, फिगर वाले सवाल अक्सर गलत बन जाते हैं। मैं आपको सही बना के दिखाता हूँ सवाल, ठीक है, मैं आपको सही सवाल बना के दिखाता हूँ। ये है आपका एक ग्लास, ये आपका ग्लास है, इसका जो सी है वो 42 डिग्री, क्या है बेटा 42 डिग्री है। अब यहाँ से एक लाइट की रे आ रही है, कैसे आ रही थी, 90 डिग्री पे आ रही थी, क्या 90 डिग्री पे तो नहीं आ रही थी जहाँ तक मैंने देखा सवाल में। एक बार मैं सवाल चेक कर लेता हूँ बेटा, एक बार मैं सोर्स से सवाल चेक कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ सही सा फिगर बना करके। सवाल चेक कर लेने दो, ठीक है। 90 डिग्री पे नहीं आ रही थी, मेरा अंदाज़ा सही था। ऐसे आ रही है, ऐसे लाइट आ रही है, और ये एंगल बन रहा है 42 डिग्री, ये एंगल बन रहा है क्या बेटा 42 डिग्री। अब आपको इस
इस रे का पाथ कंप्लीट करना है। क्या करना है बेटा, इस रे का पाथ कंप्लीट करना है। अब इस रे का पाथ कैसे कंप्लीट होगा वो देखना है हमें, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ, क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, बताओ बच्चों, क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। थोड़ा फिगर गड़बड़ हो गया, फिगर को थोड़ा सा मैं सही कर दूँ, थोड़ा सा मैं सही कर दूँ क्या, फिगर ऐसे कुछ बना है, फिगर यहाँ से ऐसे, फिर ये ऐसे। क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है बेटा, ये बिल्कुल एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो होता है ना एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ पे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बेटा, नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो देखो मैं कलर अलग से करूँगा, जो पाथ बनाऊंगा, ये सवाल में इतना रहेगा और पाथ आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अब देखिएगा, ये 42 डिग्री नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, ये पूरा 90 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। मतलब ये जो है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो मोर देन क्रिटिकल एंगल है। जब मोर देन क्रिटिकल एंगल होता है तो क्या होता है, कोई बता सकता है। जब मोर देन क्रिटिकल एंगल होता है तो क्या होता है बेटा, बोलो, टी आई आर होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी आई आर। तो टी आई आर की वजह से क्या होगी, सेम एंगल पे, जितने एंगल से ये आई थी उसी एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी 48 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये भी 48 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, 2-3 गड़बड़ हो गई फिगर में यार, सवाल एक बार गड़बड़ हो जाता है ना, तो एक सेकेंड, यहाँ से पूरी लाइन थी, यहाँ से पूरी लाइन थी, फिर ये ऐसे था, ठीक है, सॉरी, ठीक है, फिर ये ऐसे टकराया इससे, ठीक है। अब आपको पूरा पाथ, मतलब बाहर निकलने तक का पूरा पाथ आपको ड्रॉ करना है। अब ये 48 है, ये वाला क्या है बेटा, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। जो भी ब्लू कलर से वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, 42 होगा। अब ये 42 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या बनाना पड़ेगा, अगेन नॉर्मल ड्रॉ करनी पड़ेगी, तभी तो मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट निकाल पाऊंगा। अब देखिए, ये 48 है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 42 हो जाएगा। अब अगर ये 42 हो गया तो ये किसके बराबर हो गया, क्रिटिकल एंगल के। और क्रिटिकल एंगल के जब बराबर होता है तो क्या होता है, ग्रेजिंग इमरजेंस। तो लाइट कैसे बाहर आएगी, इस तरह से बाहर आएगी। जो भी मैंने नीले कलर से बनाया वो पूरा का पूरा पाथ बना दिया। क्या ये बात आपके समझ में आई, थोड़ा सवाल गलत हो गया था इसीलिए टाइम लग गया, बड़ा सिंपल था। सबसे पहले देखा मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा था, तो क्या हो गया, इसमें टी आई आर लग गया। अब क्या हुआ, टी आई आर लगने के बाद फिर मैंने देखा कि ये जो दूसरी यहाँ पर आई ये कितना एंगल ऑफ इंसिडेंट बना रही होगी, तो मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से ये एंगल ऑफ इंसिडेंट निकाला, देखा ये 42 है, तो मतलब क्या हो जाएगा, टी आई आर हो जाएगा। अभी ऐसे 1-2 सवाल और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके ज्यादा समझ में आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, ज्यादा बढ़ जाएगी। अब देखिएगा ये सवाल एक बार मैं चेक कर लूँ ये सही है कि नहीं, क्योंकि फिगर ड्रॉ करते टाइम क्या हो जा रहा है बेटा, गड़बड़ हो जा रहा है। बस एक बार मैं चेक कर लूँ सवाल सही है कि नहीं, बस एक बार मैं सोर्स से चेक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आ जाता हूँ आपके पास वापस, ठीक है। 90 डिग्री पे हिट कर रही है, 45, ठीक है, एकदम परफेक्ट है। अब देखिएगा यहाँ, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या आ रही है, सीधे आ रही है, तो मतलब यहाँ पर तो कोई वो होगा नहीं रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या होगा बेटा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एकदम सीधे 90 डिग्री पे आती है तो सीधे चली जाती है, सिंपल है। अब बताओ ये 45 है, ये 90 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 45। अब ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल 90 होना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल है, नॉर्मल का सर्फेस के साथ एंगल 45 होता है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा बेटा, 45 हो जाएगा। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 45। अरे यहाँ से आई, अब फिर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल मैंने बनाया, नॉर्मल मैंने बनाया, डेंसर से रेयर जा रहे थे तो चेक किया मैंने, ये एंगल 40, ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 45, ये 90, तो ये भी 45 होगा। और ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, नॉर्मल के साथ सरफेस का एंगल पूरा 90 होना चाहिए, इतना 45 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 45। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा तो क्या हो जाएगा बेटा, टी आई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, टी आई आर हो जाएगा, टी आई आर। अब ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। अब कितने एंगल से बाहर निकलेगी, ये भी तो हमें पाथ कंप्लीट करना है, तो ये भी तो चेक करना पड़ेगा कितने एंगल के साथ बाहर निकलेगी। ये 45 है तो इधर वाला पार्ट भी 45 होगा कि नहीं, ये पूरा 90 होना चाहिए 45, और ये दोनों 45, तो ये क्या हो जाएगा 90, मतलब बाहर निकलेगी कितने पे, 90 डिग्री पे बाहर निकलेगी। समझ में आया कि नहीं, एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं फिर ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक सवाल और कर लेते हैं बच्चों, आपके खुशी के लिए एक सवाल और, आपकी खुशी के लिए 1-2 सवाल, 2 सवाल और करेंगे अभी हम, ठीक है। कंप्लीट द पाथ, पाथ कंप्लीट करना है द 390, ठीक है। प्रिज्म रिलेटेड प्रॉब्लम से चलो देख लेते हैं। अब ये यहाँ पे टकराई, ठीक है, ये लाइट है यहाँ टकराई। अब हमें क्या बनाना है बेटा, नॉर्मल बनाना होगा, तो नॉर्मल ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे कुछ हमारा नॉर्मल बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, नॉर्मल दिख भी नहीं रहा होगा यार, बड़ा पतला नॉर्मल है, लेग पीस बड़ा पतला है, थोड़ा सा मोटा लेग पीस लाते हैं,
अब दिख रहा है, बोलो बोलो बच्चों, दिख रहा है? अब थोड़ा दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये एंगल 90 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब ये पूरा एंगल 90 होना चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, 30। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, 30 है। 30 मतलब क्या हुआ, कितने से कम है, ये क्रिटिकल एंगल से कम है। जब भी क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्शन होगा, ये बाहर आ जाएगा। हर बार थोड़ी है कि TIR या फिर वही होगा ग्रेजिंग इमरजेंस, कई बार कुछ और भी हो सकता है। अब हमें बताना है ये किस एंगल से बाहर आया है। एग्जाम में पूछ सकता है ये एंगल R की वैल्यू बताओ किस एंगल से बाहर आया है। तो अगेन हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ। सिंपल है, स्नेल्स लॉ कैसे लगता है, μ1 जहां से लाइट आ रही है मतलब 3/2 और μ1 sin I। साइन आई कितना है बेटा, 30 डिग्री है, इज इक्वल टू μ2। μ2 कितना है, बाहर हवा में आ रही है, और साइन आर, हमें साइन आर ही तो निकालना है, साइन आर ही तो हमें निकालना है। 3/2 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इज इक्वल टू साइन आर। अभी क्या हो जाएगा, 3/4 साइन आर। अब आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 3/4 कितने की वैल्यू होती है, लगभग 49 के बराबर आएगी। लगभग क्या होगी बेटा, 49 के बराबर आएगी। समझ में आ रहा है, 3/4, अच्छा 3/4 49 के बराबर थोड़ी आएगी, हाँ 49 के बराबर आएगी, सॉरी 49 के लगभग क्या होगा बेटा, बराबर आएगी। समझ में आ रहा है, अगर 5 होता नीचे तब मैं सोचा था 53 या कुछ आता, क्या आ जाएगा बेटा, 49 के बराबर आ जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लगभग। क्या ये बातें समझ में आ रही है। अब एक चीज़ और, आप यहाँ पे छोड़ सकते हो सवाल को, इतना आ गया ना आपका, इसको ऐसे लिख सकते हो, R इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। क्या लिख सकते हो, R इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। इतने पे आप सवाल को छोड़ सकते हो, इतना भी इनफ है, मोर देन इनफ है। एक सवाल और कर लेते हैं इसी पे, एक सवाल और कर लेते हैं इसी पे, कि आपको इस बार क्या निकालना है, R की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, R की वैल्यू कितने एंगल से बाहर आएगा, कितने एंगल से बाहर आएगा, ये आपको निकालना है। चलो देखते हैं, 90 डिग्री पे आया, 90 डिग्री पे आया बेटा, तो अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ नॉर्मल बनानी पड़ेगी। अगेन जो हम करते आए हैं, हमारा पहला काम, थोड़ा मोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला काम। अब देखना है ये एंगल कितना होगा, ये 90 है, ये 60 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये तो 90 है ना, ये 90 है तो ये भी क्या है, 90 है, 90 डिग्री पे क्या ये स्ट्राइक की है, ये 30, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 60। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो गया, 60 हो गया, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया। क्या हो गया बेटा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, तो ये क्या होगा, 60 डिग्री पे आएगा, यहाँ 60 डिग्री पे यहाँ है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, 30 हो जाएगा। ये 60, ये पूरा क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, 30 हो जाएगा। अब ये 90 ये 30 है, तो ये भी क्या होगा, 60 होगा। अगेन ये क्या है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, नहीं सॉरी, अभी ये एंगल ऑफ इंसिडेंट थोड़ी है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट थोड़ी है, अभी हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा। नॉर्मल से मुझे पता चलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट है या फिर नहीं, यहाँ से मुझे पता चलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है कि नहीं, चेक करो। ये 30 है तो ये क्या होगा बेटा, ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा, 30। मतलब क्या है, क्रिटिकल एंगल से ये कम है, क्रिटिकल एंगल से कम है, तो जाहिर सी बात है रे क्या हो जाएगी, यहीं से बाहर हो जाएगी, यहीं से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। अब ये जब बाहर होगी, अब R की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या निकालनी है, R की वैल्यू निकालनी है, कितने एंगल से बाहर आई है। तो अगेन क्या लगाओगे, μ1 कितना है, ग्लास का कितना है, 3/2, और साइन I कितना है, 30 डिग्री है, साइन 30 इज इक्वल टू, बाहर एयर में आ रही है 1 और साइन R। अभी क्या हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इज इक्वल टू साइन R। तो 3/4 इज इक्वल टू साइन R। तो मैंने बताया था इसकी वैल्यू क्या होती है, R की लगभग वैल्यू हो जाएगी 49 के बराबर, लगभग ऑलमोस्ट 49 के बराबर हो जाएगी। आई होप ये बात भी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आई होगी, थोड़ा नहीं अब तो क्लियर आ जाना चाहिए। कमेंट में लिख देना कि सर समझ में आ गई है या फिर नहीं, बता देना बच्चों। अब देखो थोड़ा सा अलग, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या दिया है सवाल में, एन क्या है, एक इक्विलेटरल प्रिज्म है। क्या है, इक्विलेटरल प्रिज्म है, जिसका प्रिज्म का जो दे रखा है म्यू, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √2 दे रखे, इंटायरली इमर्ज इन अ अननोन लिक्विड, एक अननोन लिक्विड में इसको डुबा दिया गया है। रे ठीक है, अ लाइट रे इंटर्स नॉर्मली, 90 डिग्री पे लाइट रे आई है एट वन फेस ऑफ द सरफेस एंड सफर्स ग्रेजिंग इमर्जन एट द सेकंड फेस। मतलब यहाँ पे ये नहीं है, ये गलत दिया है, फिगर गलत दिया। क्या हुआ है यहाँ पे, ग्रेजिंग इमरजेंस हुआ है, ये फिगर गलत है। ग्रेजिंग इमरजेंस मतलब ऐसा कुछ हुआ है, क्या हो गया, ग्रेजिंग इमरजेंस हो गया, ग्रेजिंग इमरजेंस हो गया। तो आपको बताना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस लिक्विड की, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस लिक्विड की बतानी है। तो ग्रेजिंग इमरजेंस हो गया है अगर, ठीक है, तो मतलब ये यहाँ अगर मैं नॉर्मल बनाऊँ, ये 60 है, ठीक है,
तो ये 60 है, ये दोनों लाइन तो पैरेलल ही होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा 60 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये बचा हुआ क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये बचा हुआ क्या आ जाएगा बेटा 30 आ जाएगा। आई होप सही तो है, 30 आना चाहिए। ये लाइन 90 डिग्री पे आ रही है ना, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ये 60 तो ये 30 हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है 30 है, तो साइन आई मतलब सी के बराबर हो जाएगा। तो साइन सी कितना है, साइन 30 है। और साइन सी की फॉर्मूला, साइन सी का फॉर्मूला हमने देखा था बड़े वाले का म्यू मतलब 1/√2 क्या हो जाएगा 1/√2। एक सेकेंड यहाँ, अगर मैं नॉर्मल बनाता हूँ, ठीक है एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पर ऐसे बनेंगे नॉर्मल, बढ़िया से नॉर्मल हम बना देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये एंगल तो यहाँ से ये टकराया 90 डिग्री पे, फिगर ही पूरा गड़बड़ बना हुआ है ना, ये 90 डिग्री पे टकराया तो ये क्या होगा 90 डिग्री ही होगा, ये वाला पार्ट 90 डिग्री होगा, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बेटा 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। फिगर थोड़ा सा गड़बड़ है, फिगर थोड़ा सा गड़बड़ है, इसीलिए थोड़ी सी गड़बड़ आपको चीज़ें दिख रही है। ये टकराएगा 90 पे, तो 90 से ही तो अंदर जा रहा है, तो ये एंगल तो 90 डिग्री होना चाहिए। अब इस सर्फेस के साथ जितना एंगल बनाएगा वो हमें निकालना होगा, वो हम कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये जो आना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंट वो आएगा 60 डिग्री, वो क्या आएगा बेटा 60 डिग्री आएगा, ना कि 30 डिग्री। कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। अब हम साइन, ये तो एक, या तो हम क्या लगा सकते हैं बेटा स्नेल्स लॉ लगा के भी निकाल सकते हैं, और हम चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। हमें क्रिटिकल एंगल पता है, जब ग्रेजिंग इमरजेंसी हो रहा है तो इंसिडेंट एंगल क्या होगा क्रिटिकल एंगल ही होगा। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, क्या हो जाएगा साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। अब साइन 60 की जगह क्या लिख सकते हैं √3/2 लिख सकते हैं। लिक्विड, अच्छा लिक्विड का ज़्यादा है ना, सॉरी 1 किसी का नहीं है इसमें, √2/μL, म्यू एल ही हमें निकालना है। तो अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या हो जाएगा म्यू, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको उधर भेज दो, म्यू एल इधर आ जाएगा, उधर क्या चला जाएगा 2√2/√3, 2√2/√3। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, √3/2, ये सारी चीज़ें तो सही हैं। बड़ा किसका है, प्रिज्म का, ये दिया हुआ है। अच्छा प्रिज्म से निकल रहा है तो प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा, तभी तो हो पाएगा ये। देखो प्रिज्म का बड़ा होगा मतलब √2, और यहाँ पे क्या आना चाहिए म्यू एल आना चाहिए, म्यू एल आना चाहिए, तो यहाँ √2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा म्यू एल आ जाएगा। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब आंसर आ जाएगा। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये म्यू एल इज इक्वल टू, ऊपर भेज देंगे, बोल रहा हूँ सही लिख रहा हूँ उल्टा, कैसे पॉसिबल है, μL/√2, μL/√2। ग्लास का बड़ा होना चाहिए ना, क्योंकि ग्लास से लाइट आ रही है, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। अब ये √2 को इधर भेज दे तो √3, 2/2 × √2 इज इक्वल टू μL। अब ये क्या होगा, इससे कटेगा तो यहाँ पे √2 हो जाएगा, तो जो μL की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी √3/2, दोनों चीज़ें रूट में आ जाएंगी, ये हो जाएगा आंसर फाइनल। बोलो समझ में आया। अब एक बार और समझा देता हूँ इसको। ये देखो बेटा टकराई इससे, जब 90 डिग्री पे टकराई है तो इधर भी क्या जाएगी 90 डिग्री के साथ जाएगी अंदर, अंदर भी कैसे जाएगी बेटा 90 डिग्री के साथ जाएगी अंदर। अब जब 90 डिग्री के साथ अंदर गई तो ये 90, ये 60, तो ये वाला क्या होगा 30। अब जब ये 30 ये पूरा 90 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब ये 60, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है 60 है। अब यहाँ पे ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है, ग्रेजिंग इमरजेंस होने का मतलब क्या है, ये जो 60 है वही क्रिटिकल एंगल है, और क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बड़े वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मतलब ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन, मतलब छोटे वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन बड़े वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं बोलो। अब एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या है द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये हमें देखना है। क्या देखना है बच्चों, द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सबसे पानी पहुंचा दीजिए यहाँ तक, पानी नहीं है, पानी से पीछे है। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसको देखते हैं डिटेल में। एक कान का ईयरफोन कह दीजिए सादा ऑप्शन लगाए। क्या है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, समझते हैं इसको, एकदम ध्यान से समझिएगा। मान लो कोई भी लिक्विड है, ठीक है, कोई भी लिक्विड, पानी ही मान लो, कोई भी लिक्विड मान लो, चलो यहाँ पे फिगर बना हुआ था उसी में समझा देता हूँ आपको। कोई भी लिक्विड है, लेकिन यहाँ समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नया बना मैं समझाता हूँ। कोई भी लिक्विड है,
सपोज दैट, ठीक है, लिक्विड की एक सरफेस बस अच्छे से बना दूँ मैं, सरफेस बढ़िया से बना दो और अंदर कोई लिक्विड है, सपोज दैट। तो अंदर का मीडियम कैसा है बेटा, डेंसर है, और बाहर क्या है, एयर है मान लेते हैं। बाहर क्या है बच्चों, एयर है, सपोज कर लो बाहर क्या है, एयर है, ठीक है, बाहर एयर है। अब यहाँ पे कोई लाइट सोर्स मैंने रख दिया, लाइट सोर्स बोले तो मान लो यहाँ बल्ब एक रख दिया, बल्ब को तो पीला बनाइए सर, बल्ब को पीला बना देते हैं, चलो ठीक है, ये बल्ब मैंने बना दिया। अब क्या होगा, बल्ब से चारों तरफ से लाइट आएगी, एक लाइट की रे जाएगी ऊपर, वो तो बिना रिफ्लेक्ट हुए सीधे चली जाएगी, लाइट की रे जो ऊपर जा रही है वो तो बिना उसके साथ कुछ भी नहीं होगा, वो सीधे चली जाएगी। चलो पेन से ही बना देता हूँ, वो क्या होगी बेटा, सीधे चली जाएगी। अब दूसरी रे इधर से जो जा रही है वो क्या होगा, डेंसर से रे अवे फ्रॉम नॉर्मल, फिर एक और लाइट आएगी वो भी जाएगी, लेकिन उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट और ज़्यादा होगा तो ये और ज़्यादा बेंड होगी। फिर अगली लाइट जाएगी, थोड़ा और सरफेस को बढ़ा देते हैं, थोड़ा और सरफेस को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, क्या हो रहा है, ठीक है। अब अगली जो जाएगी उसके साथ हो जाएगा ग्रेजिंग इमरजेंस, क्या हो जाएगा बच्चों, उसके साथ ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो भी जाएंगे उनके साथ TIR होना शुरू हो जाएगा, जो भी जाएंगे उसके साथ TIR होना शुरू हो जाएगा। सेम कंडीशन इधर भी होगी, एक लाइट रह गई, उसके साथ क्या हुआ बच्चों, रिफ्लेक्ट हुई टूवर्ड द नॉर्मल, फिर अगली गई वो भी हल्का सा रिफ्लेक्ट हुई टूवर्ड अवे फ्रॉम नॉर्मल, फिर अगली गई तो वो क्या हो गया बेटा, ग्रेजिंग इमरजेंस हो गया, उसके साथ क्या हो गया, ग्रेजिंग इमरजेंस हो गया, उसके साथ गड़बड़ हो गया, वो क्या हो गया, ग्रेजिंग इमरजेंस, मतलब ये यहाँ पे एंगल जो ही बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, C बन रहा होगा, वो एंगल क्या बन रहा होगा बेटा, C। तो आपको कुछ ऐसा गोले की तरह दिखेगा, एक क्या दिखेगा, दायरा नुमा, मतलब एक गोला दिखेगा, क्या दिखेगा बेटा, एक गोल सा गोला वाला पार्ट दिखेगा इस तरह से कुछ। बल्ब है, अगर देखना आप कभी भी जो लाइट वगैरह देखना, अगर किसी पानी के अंदर लाइट लगी हुई है तो उसकी जो रोशनी होगी बेटा ऐसे गोल पार्ट में आएगी, मतलब देखो बल्ब से रोशनी तो चारों तरफ निकलनी चाहिए, लेकिन चारों तरफ नहीं निकलेगी, बस एक गोले में, एक सर्कल में रोशनी निकलेगी। क्या निकलेगी बेटा, एक सर्कल में रोशनी निकलेगी, और इसी सर्कल को क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब इस सर्कल का हमें रेडियस निकालना सीखना है। क्या सीखना है बच्चों, इस सर्कल का रेडियस निकालना सीखना है। क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आगे जा रही है क्या हो रहा है, पहले ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है, फिर ग्रेजिंग इमरजेंस के बाद क्या हो जा रहा है, TIR होना शुरू हो जा रहा है, तो बाहर लाइट आ ही नहीं पा रही, बाहर बस खाली इसी सर्कल से लाइट आ पा रही है, इसके बाद नहीं आ पा रही। जो लास्ट लाइट हमारी बाहर आई है वो क्या आई है, क्रिटिकल एंगल के पास से आई है। अब कुछ ये सर्कल बन जा रहा है, तो अगर मैं सर्कल का एरिया रेडियस निकाल लूं तो क्या एरिया निकाल सकते हैं, तो हम सर्कल का क्या है हमारा मकसद निकालना, सर्कल का रेडियस। क्या मकसद है बच्चों, सर्कल का रेडियस। ऐसा कुछ सर्कल बन रहा होगा, ठीक है, ऐसे कुछ चीजें बन रही होंगी ना, ऐसा कौन टाइप का बन रहा है, क्या बन रहा है, कौन टाइप का बन रहा है, यहाँ पर ऐसे नॉर्मल था, क्या था बेटा, ऐसा कुछ नॉर्मल था। अब जो लास्ट एंगल बन रहा था नॉर्मल के साथ, वो क्या बन रहा था, क्रिटिकल एंगल बन रहा था, यहाँ के साथ क्या बन रहा था, एक क्रिटिकल एंगल बन रहा था। अगर ये C है तो ये भी क्या होगा बेटा, C होगा कि नहीं, बोलो। अगर ये वाला C है तो ये भी C होगा, दोनों लाइन नॉर्मल है मतलब पैरेलल है, तो ये C है, ये भी C है, Z की तरह बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इस रेडियस को हम R मान लेते हैं, इस वाले पार्ट को R मान लेते हैं, और ये जो बल्ब है वो इससे H गहराई में है। कितना नीचे है बेटा, H नीचे है। कितना नीचे है, गहराई कितनी है, H है। क्या है गहराई बेटा, H गहराई है। अब मुझे क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, रेडियस निकालना है। अब ये C दे रखा है। अब मैं अच्छा एक काम कर सकता हूँ, क्या मैं साइन C निकाल सकता हूँ। ये मान लेते हैं जो अंदर है उसका म्यू है और बाहर एयर है, बाहर क्या मान लेते हैं, एयर है। तो साइन C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/μ हो जाएगी कि नहीं। अरे बोलो, साइन C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/μ हो जाएगी। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। अब मैं देखूं, अब मैं यहाँ देखूं, अगर मुझे यहाँ पर मैं लगाऊं फॉर्मूला tan C का, तो tan C क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब R अपॉन बेस मतलब कि H। R अपॉन H हो जाएगा कि नहीं, R अपॉन H हो जाएगा कि नहीं। अब मुझे रेडियस निकालना था, मेरा मकसद क्या था, रेडियस निकालना, तो रेडियस क्या हो जाएगा, H tan C। क्या हो जाएगा, H tan C। अब मुझे साइन C पता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो ये मुझे पता है। अब मुझे tan C निकालना है, तो tan C के लिए मुझे बेस चाहिए, तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट हाइपो स्क्वायर मतलब म्यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा बेस। तो मैं यहाँ से रख सकता हूँ H इंटू tan C की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है,
परपेंडिकुलर कितना है, आर है, परपेंडिकुलर क्या है, सॉरी सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, अगर मैं टेन सी निकालूँ भी यहाँ पर तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन, क्या हो जाएगा बेस, अंडर रूट म्यू स्क्वायर अपॉन माइनस वन, ये हो जाएगा इसके लिए बेस। तो यहाँ कुछ तो गड़बड़ा रहा है, टेन सी, अच्छा ठीक है, टेन सी में यहाँ से निकाल रहा हूँ ना, सॉरी टेन सी में यहाँ से निकाल रहा हूँ, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ के लिए, इस वाले एंगल से निकाल रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर क्या है, वन है, और बेस क्या है, ये है, तो वन अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन, क्या हो जाएगा, अंडर रूट म्यू स्क्वायर अब माइनस वन। तो हमारे पास जो रेडियस आएगा वो आएगा एच अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन। ये डेरिवेशन किसी एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं, एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज में भी न्यूमेरिकल दे रखा है। समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से टेन सी की वैल्यू निकाली। अब यहाँ पे साइन सी की मुझे वैल्यू पता थी, साइन सी की हेल्प से मैंने टेन सी की एक और वैल्यू निकाली। टेन सी की वैल्यू क्या आती है, वन अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन। अब मैं अगर यहाँ से कंपेयर करता तो भी आ जाता, यहाँ से कंपेयर किया तो भी आ गया। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर समझ में आया है, और नहीं आया तो रिपीट लिख देना, मैं जब भी नेक्स्ट क्लास लूंगा तो आपको जरूर रिपीट करके दिखाऊंगा। चलो आगे बढ़े। तो ये फॉर्मूला होता है। अब इस पर कुछ सवाल कर लेते हैं, एक दो। क्या करते हैं बेटा, इस पर एक दो सवाल कर लेते हैं। ये तो डेरिवेशन था, ये तो हो गया, सवाल कर लेते हैं, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है, इसका रेडियस। क्या निकालना है बेटा, इसका रेडियस निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एरिया निकालना है, सॉरी। तो रेडियस पहले निकाल लेंगे फिर एरिया निकल आएगा। रेडियस का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन। तो h कितना है, 8 है। अब म्यू स्क्वायर, म्यू कितना दे रखा है बेटा, म्यू कितना दे रखा है, पानी का म्यू है, ठीक है, 5 स्क्वायर माइनस 3 माइनस वन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर मतलब 25 माइनस 9 माइनस वन। तो r इज इक्वल टू h 8 है, 8 ही रहने देते हैं इसको। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 25 माइनस 9 अपॉन 9, तो 8 अपॉन अंडर रूट 16 अपॉन 3, क्या हो जाएगा, 8 अपॉन अंडर रूट 9 है ना, 9। अब इसको रूट से अगर मैं बाहर निकालूं तो 8 डिवाइडेड बाई 4 अपॉन, ये क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 4 अपॉन 3, तो 8 इंटू 3 अपॉन 4, ये हो जाएगा 3 2, तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रेडियस 6 आ जाएगा। और एरिया निकालना है, एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो पाई ही रहेगा, आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो ये क्या हो जाएगा 36 पाई। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन, ठीक है। आई होप ये बातें आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही होंगी। अब एक और टर्म आता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर, उसके बारे में देख लेते हैं। अब ऑप्टिकल फाइबर का नाम आपने सुना होगा अगर आपके घर में वाईफाई होगा, अगर लैंडलाइन या फिर वाईफाई आपके घर में होगा तो आपने सुना होगा जो केबल होता है वो ऑप्टिकल फाइबर होता है। अब ऑप्टिकल फाइबर ऐसा केबल है ना, ऐसा एक मोड ऑफ हमारा जो ट्रांसफर है, सिग्नल ट्रांसफर, वो सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ सिग्नल ट्रांसफर है। कैसे, क्योंकि ये लाइट की स्पीड से क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसफर करता है। ये 100% तो नहीं होता है। अगर 1 किलोमीटर तक आप डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हो, मान लो इसकी हेल्प से अगर आप 1 किलोमीटर तक किसी डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हो, इधर से मैंने कोई सिग्नल दिया तो 95% सिग्नल पूरा पहुंच जाता है 1 किलोमीटर। अब कोई भी चीज़ 1 किलोमीटर दूर तक ट्रेवल करती है तो रास्ते में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना होता है, बस खाली 95% पूरा पहुंच जाता है, बस खाली 5% का लॉस, मतलब बहुत कम लॉस हो गया। तो ऑप्टिकल फाइबर कुछ इस तरह से दिखता है। ये किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। अब जो भी इसमें लाइट से सिग्नल भेजा जाता है वो क्या होता है बेटा, ऐसे एंगल पे भेजा जाता है कि वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, तो क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बार बार होता है। और देखो यहाँ पर ऐसा कुछ लगाया जाता है कि जो भी लाइट हो रही है वो एब्जॉर्ब बहुत कम हो, एब्जॉर्ब क्या हो, बहुत कम हो, एक्यूरेट डेटा क्या हो जाए, पहुंच जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है। जीरो तो नहीं होता है, खैर जीरो कोई भी चीज पॉसिबल ही नहीं है एनर्जी लॉस होना, कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस होती ही होती है इसमें भी। समझ में आ रहा है बच्चों, कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस होती ही होती है। और लेकिन इसकी स्पीड क्या होती है, लाइट की, क्योंकि लाइट के फॉर्म में सिग्नल जा रहा है तो लाइट की स्पीड के जितना बराबर होता है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।